नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके पेट एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूरे जीएस से संबंधित होंगे उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और इस एक वीडियो से पेट में पूछे जाने वाले जीएस के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट का रिवीजन हो जाएगा और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, यहाँ से हड़प्पा और लोथल और मोहनजोदड़ो से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई पूछा है, तो आप लोग बताएंगे कि 1921 में इसकी खोज हुई। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को किस नदी के किनारे खोजा गया, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी रावी नदी के किनारे खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में भी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की खोज आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसकी खोज जो है 1922 में। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो इसकी खोज किए थे राखल दास बनर्जी ने। किसके? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो को खोजा गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। उसके बाद आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है इसका? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं साथ में याद रखेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भोगवा नदी के किनारे लोथल को खोजा गया था। अब कब खोजा गया था लोथल को? तो 1954 में खोजा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज। आपसे पूछे कि खोज किसने की हड़प्पा सभ्यता की, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। उसके बाद आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे खोजा गया, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसने? राखल दास बनर्जी ने। और सिंधु नदी के किनारे से खोजा था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अगर आपसे पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे खोजा गया, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल की खोज हुई। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कब खोजा गया लोथल को, तो 1954 में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल की मूल्यवान संपत्ति क्या थी। तो ऋग्वैदिक काल की जो मूल्यवान संपत्ति थी वो गाय थी। ठीक। और गाय को ऋग्वैदिक काल में विनिमय में प्रयोग किया जाता था। किसमें? विनिमय में प्रयोग किया जाता था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या का मतलब क्या होता है? ना मारने वाला पशु। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि अब कुछ गाय के बारे में स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे गाय के बारे में आपसे पूछे कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम आप लोग बता देंगे। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिसस होता है। क्या? बॉस इंडिसस होता है वैज्ञानिक गाय का वैज्ञानिक नाम। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। अगर आपसे पूछे कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वेदों के बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब आपसे पूछेगा कि अगर सबसे नवीन वेद कौन सा है, सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। कौन सा? अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल की जो मूल्यवान संपत्ति थी वो गाय
गाय थी। और गाय को ऋग्वैदिक काल में विनिमय में प्रयोग किया जाता था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और गाय को क्या कहा गया ऋग्वेद में, तो इसे अधन्या कहा गया, ना मारने वाला पशु। और गाय को बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का नाम है, वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिसस है। क्या, बॉस इंडिसस। और नेपाल का हमारे राष्ट्रीय पशु क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश से पूछे जाने वाले हैं प्रश्न, तो गाय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। आपसे पूछे सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कुछ महापुरुष उनके उपनाम देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि अगर आपसे पूछे कि शिमला का सन्यासी किसने कहा जाता है, शिमला का सन्यासी आपसे पूछे कि किस महापुरुष को कहा जाता है, तो शिमला का सन्यासी एयो ह्यूम को कहा जाता है। इसी ने ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था, तो कांग्रेस का शिमला का सन्यासी एयो ह्यूम को कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगी कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का अगर आपसे पूछ ले कि सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसे, गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। अगर आपसे पूछे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर आपसे पूछ ले कि किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। किसे, मेजर ध्यानचंद को। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, एयो ह्यूम को, 1885 कांग्रेस का स्थापना। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, गोविंद रानाडे को कहा जाता है, गांधी जी के गुरु भी थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को, प्रसिद्ध कवि थे। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित थे। 29 अगस्त को इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इनकी आत्मकथा गोल है। बात करते हैं भारत के अंदर लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो जो शरीर के अंदर है वो लौ की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। शरीर में लौ की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अब बात करेंगे एनीमिया नामक रोग, इसे क्या कहते हैं, इसे रक्ताल्पता कहते हैं, रक्तहीनता भी कहते हैं, या फिर रक्ताल्पता भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग, ये नाम भी आप लोग इसका याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आरबीसी के बारे में देखते हैं। शरीर में आरबीसी होता है, जिसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कण। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। लाल रक्त कण में क्या उपस्थित होता है आपसे पूछे, तो लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है किसमें, लाल रक्त कण में। और जब हीमोग्लोबिन के शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तब जाके एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद और इसमें जो हीमोग्लोबिन मतलब एनीमिया नामक रोग में इसमें पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है। एनीमिया रोग में आरबीसी का आकार किस आकार का हो जाता है, तो इसमें आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। कैसा, हंसियाकार हो जाता है, या फिर चंद्र के समान हो जाता है, चंद्राकार हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग यहाँ इस प्रश्न से याद रखेंगे। शरीर के अंदर लौ की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया रोग है। शरीर के अंदर लौ की कमी से, एनीमिया को क्या कहते हैं, रक्तहीनता कहते हैं। और आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और हीमोग्लोबिन के शरीर में जब कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। और उसके बाद कहते हैं, अगला है कि आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है एनीमिया नामक रोग में, तो एनीमिया रोग में जो आरबीसी का आकार वो हंसियाकार हो जाता है, या फिर चंद्र के आकार का हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे आरबीसी का जीवन काल, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो 120 दिन होता है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध के बारे में बात करेंगे कि किसके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध, तो ये लड़ा गया था, एक तरफ तो राणा सांगा थे और एक तरफ था बाबर। एक तरफ राणा सांगा, एक तरफ कौन सा, बाबर। और
खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, क्योंकि बाबर ने इसमें कौन सा नारा दिया था ये पूछा जाता है। तो बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था, और जिहाद का मतलब क्या होता है, पवित्र युद्ध होता है। जिहाद का मतलब क्या होता है, पवित्र युद्ध या फिर धर्म युद्ध। और बाबर यहाँ पे खानवा की लड़ाई में ही बाबर ने एक उपाधि धारण किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी की, बाबर ने खानवा के युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण की थी। अब कुछ युद्धों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगर आपसे पूछे कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे 1540 में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का जो पहला युद्ध था वो कब लड़ा गया था, पानीपत का जो फर्स्ट वाला युद्ध है वो कब लड़ा गया था, वो 1526 में लड़ा गया था। कब, 1526 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, कुछ आपके युद्ध हैं वो याद रखेंगे क्योंकि पेट में पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो देखिए खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच में लड़ा गया, तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया, जिसका मतलब क्या होता है, पवित्र युद्ध होता है। और उपाधि कौन सी धारण की, तो खानवा के युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के दौरान धारण की, तो इसका जवाब हो जाएगा खानवा युद्ध के दौरान धारण की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में कन्नौज का युद्ध। और पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था। कौन एक तना का उदाहरण है, तो देखिए तना का उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। आलू हो जाएगा, अदरक भी एक तना का उदाहरण है, आलू भी मतलब तना होता है। उसके बाद प्याज भी ये क्या होता है, ये तना होता है। जड़ इनके अलग से होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुछ तनों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि रूपांतरित तना का उदाहरण क्या होता है, रूपांतरित तना, तो देखिए जो आलू होता है वो रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, आलू रूपांतरित तना होता है। उसके बाद आपसे पूछे कि गाजर क्या होता है, गाजर, तो गाजर के बारे में ध्यान रखेंगे। तो गाजर एक जड़ है, और ये कैसा जड़ है, गाजर जड़ है, जबकि आलू की बात करें वो क्या है, वो तना है। ठीक, आलू तना है, गाजर आपसे पूछ लेगा तो जो जड़ है। और कैसा जड़ है, ये एक शंकु रूपी जड़ है। कैसा, शंकु की जैसे होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। और मूली आपसे पूछ ले क्या है, तो मूली, गाजर ये सभी क्या है, ये जड़ हैं। अब की जबकि आलू, अदरक और प्याज ये सभी क्या है, ये तना है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मूली क्या है, जड़ है। और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं इसका रिवीजन। आपसे पूछेगा कि कौन एक तना का उदाहरण है, आलू तना का उदाहरण है, अदरक भी ध्यान रखेंगे तना का उदाहरण है, प्याज भी तना का उदाहरण है। रूपांतरित तना की बात करें तो आलू कैसा तना है, रूपांतरित तना है। उसके बाद गाजर क्या है, जड़ है। मूली क्या है, ये भी जड़ है। तो इतनी अंतर है इसमें कुछ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो मोपला जो विद्रोह वो केरल में हुआ था। आपसे पूछे कि मोपला विद्रोह केरल में ये कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। अब केरल के बारे में जो आपके पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो सबरीमाला या फिर सबरी माता मंदिर ये कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे, केरल में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी केरल में मनाए जाते हैं ओणम त्यौहार। उसके बाद आपसे पूछे कि कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली एवं मोहिनी अट्टम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, केरल का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि केरल का भाषा क्या है, तो केरल का भाषा मलयालम है। क्या है, केरल का भाषा मलयालम है। उसके बाद पूछे कि साइलेंट वैली किसे कहते हैं, साइलेंट वैली किसे कहते हैं, तो वो भी केरल को कहते हैं। साइलेंट वैली किसे, केरल को कहते हैं। मसालों का बगीचा भी केरल को कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग मतलब रिवीजन करेंगे। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ है, केरल में। 1921 की घटना है ये कि जनजाति विद्रोह था, तो मोपला जनजाति केरल। सबरी माता मंदिर कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है।
और ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ओणम त्यौहार जो है आपका ये केरल में मनाया जाता है। कथकली, उसके बाद कथकली, मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केरल में भाषा कौन सी बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल में साइलेंट वैली स्थित है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछे तब इसका जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर उससे आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष क्या हो, कांग्रेस की, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब इसका जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू कहाँ की अधिवेशन की थी? 1925 में जो कानपुर अधिवेशन था, वो कानपुर में अधिवेशन की थी। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में ये भाग मतलब अध्यक्ष थी। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और एनी बेसेंट जो था वो की थी 1916 या 1917 का जो था, 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन है इसमें अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछेगा कि मतलब सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। किन्हें? भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला का क्या मतलब? अंग्रेजी में से इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। और कांग्रेस के अगर आपसे पूछ ले कि पहले अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। किसने? कौन? WC बनर्जी ने 1885 में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक, तो देख लेते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ के? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कौन? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और 1925 की ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे? मुंबई में पहली बार अधिवेशन हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, मध्य प्रदेश, ये आप लोग डेट याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से पूछे कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। और उसके बाद आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से अगर आपसे पूछे, उत्तर प्रदेश से कौन? उत्तराखंड कब अलग हुआ था? उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। कौन? 9 नवंबर सन 2000 को। और बात करते हैं अगर आपसे पूछे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड आपसे पूछ ले कि कब अलग हुआ था, तो ये इस 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर सन 2000 को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट हैं, इसे आप लोग ध्यान रखें। तो और इसका रिवीजन भी करेंगे हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था, तो 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। और बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपके स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, जिसे क्या बंगाल विभाजन कहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक गीत था, स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक गीत था वो वंदे मातरम था। क्या था? स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक गीत था वंदे मातरम था। अब बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 में। और अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी युक्त जो कारतूस था जो राइफलों में प्रयोग किया जाता था, ये था बंगाल विभाजन का कारण। चर्बी युक्त कारतूस था बंगाल विभाजन का कारण। और बंगाल विभाजन की बात करें
अब यहाँ पे बंगाल विभाजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बंगाल विभाजन, चर्बी वाले कारतूस के मतलब विरोध में बंगाल विभाजन मतलब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 7 अगस्त 1905 में ये शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में हुआ था। और क्यों हुआ था स्वदेशी आंदोलन? क्योंकि इस समय होता था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन जो है रद्द कब किया गया था? तो ये रद्द किया गया था 1911 में, और हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। किसे? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। और बंगाल यहाँ पे एक तिरंगा झंडा अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन में एक तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। ये पूछा जाता है कि झंडे को का रंग क्या था? तो इसका रंग था लाल हरा पीला। कौन सा रंग था? लाल हरा पीला। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। ये हुआ था 7 अगस्त 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और इस करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा एक तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, जिसका रंग क्या था? लाल हरा पीला रंग था। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? तो आकाश का रंग नीला दिखने का कारण प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकीर्णन घटना के कारण होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि प्रकाश किस रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन जो है वो बैगनी रंग का होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे बचपन में, बैगनी रंग का होता है। और आपसे पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसलिए जो खतरे का निशान है उसे लाल रंग से ही बनाया जाता है। ठीक, और अब बात करते हैं उष्मा का जो अच्छा परावर्तक है वो कौन सा है? उष्मा के बारे में देखते हैं। आपसे पूछेगा कि उष्मा का अच्छा परावर्तक कौन है? तो उष्मा का जो अच्छा परावर्तक है वो सफ़ेद रंग है। इस वजह से कहा जाता है कि गर्मियों में हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो जो सूर्य से जो भी गर्मी होगा आपके स्किन पे मतलब कपड़े पे पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमें गर्मी के ज़्यादा एहसास नहीं होगा। आपसे पूछे कि मतलब उष्मा का बुरा परावर्तक कौन है, मतलब बैड परावर्तक कौन है? तो बुरा परावर्तक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा रंग है? काला रंग। काला रंग क्या होता है? वो मतलब सूर्य की जो उष्मा, सूर्य से आने वाली जो उष्मा है उसको ज़्यादा अवशोषित करता है। इस वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। और उसके बाद देखेंगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और सर्वाधिक प्रकीर्णन आपसे पूछे किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। उष्मा के बारे में बात करेंगे। सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है उष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक। और बुरा परावर्तक कौन सा रंग होता है? काला रंग होता है उष्मा का बुरा परावर्तक। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? तो सोहन सिंह भकना। कौन किए थे? सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने किए थे। किसने? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर के किया था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 1913 में। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? जो कि पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसकी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दो लोग ने किया। एक तो एनी बेसेंट को आप लोग याद रखेंगे। किसने? एनी बेसेंट को। और एक बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। दो लोगों ने किया। और ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न, यूपी SSC पेट में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि मित्र मेला किसने गठन किया? तो इसकी जो है BD सावरकर ने इसे गठन किया। किसने? BD सावरकर ने। तो ये सारे कुछ पार्टियां हैं, तो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने?
1913 में सोवन सिंह और लाला हरदयाल ने। इंडियन नेशन आर्मी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। मित्र मेला का जो स्थापना है वो बीडी सावरकर ने किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो करजन था। कौन? करजन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने करा था, रद्द किसने किया था, तो हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। किसने? हार्डिंग द्वितीय ने। और कब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो 1911 में। ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे। अब कुछ वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के बारे में देख लेते हैं जो भारत में कुछ ना कुछ चीज़ों की शुरुआत की थी, भारत में कुछ परिवर्तन लाए। जैसे आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? अस्थाई, या फिर पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त के लिए किसे जाना जाता है, तो अस्थाई बंदोबस्त के बारे में ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत किसने की? कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और उसके बाद आपसे पूछे कि हड़प नीति किसने शुरू की थी? हड़प नीति किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था हड़प नीति। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की। अगर आपसे पूछते कि स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया, स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था स्थानीय स्वशासन शुरू। और अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो वेलेजली ने शुरू किया था सहायक संधि। किसने? वेलेजली ने। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं बंगाल विभाजन के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय करजन था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कॉर्नवालिस थे अस्थाई बंदोबस्त के जनक। और हड़प नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। अस्थाई स्वशासन अगर आपसे पूछे तो रिपन ने। सहायक संधि की पूछे तो वेलेजली ने इसे शुरू किया था। कौन? एक अर्धचालक है। तो देखिए कुछ अर्धचालक के बारे में याद रखेंगे। जैसे सिलिकॉन हो गया, ये अर्धचालक है। और फिर जर्मेनियम, ये भी क्या है? अर्धचालक है। कौन? जर्मेनियम और फिर सिलिकॉन। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, अब सिलिकॉन आ ही गया है तो पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन, विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो देखिए किस शहर को? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को कहा जाता है। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो कर्नाटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। भारत की जो सिलिकॉन वैली है कर्नाटक को कहा जाता है। और मतलब कर्नाटक को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कर्नाटक को। तो देख लेते हैं सिलिकॉन एक अर्धचालक है। तो कौन सा एक अर्धचालक है? सिलिकॉन भी एक अर्धचालक है। और जर्मेनियम, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, तो कैलिफोर्निया में है विश्व की सिलिकॉन वैली स्थित। और ये अमेरिका में कैलिफोर्निया पड़ता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे? कर्नाटक में। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसे आपसे पूछे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। किसने? सर्वप्रथम स्वराज की मांग आपसे पूछ ले कि किसने करा था, तो सबसे पहले स्वराज की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कुछ पत्रिकाओं का अगर आपसे पूछे कि केसरी का संपादन किसने किया था एंड मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इन पत्रिकाओं का जो पत्रिका का संपादन है वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक। और अगर बात करते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और फिर शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था? महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी उत्सव ये किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और सर्वप्रथम जो स्वराज की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। केसरी
केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक, मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने, और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का शुरुआत किसने करा? बाल गंगाधर तिलक ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी बताइए। कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है नागरहोल नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद आपसे पूछे कि भद्रा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भद्रा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भद्रा लोकनृत्य कहाँ पे? कर्नाटक में एक मिनट। अगर आपसे पूछे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कर्नाटक में। और भद्रा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे कि दांदेली अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? दांदेली अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो वो भी कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कर्नाटक के बारे में और प्रश्न पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? और सर्वाधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कॉफ़ी और सोना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सर्वाधिक? तो कर्नाटक करता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक करता है। उसके बाद कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? कर्नाटक से आपसे पूछे कि लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कौन सा? यक्षगान है। और आपसे पूछे कि कुचिकल जो झरना है वो कहाँ पे स्थित है? कुचिकल झरना कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर्नाटक से ध्यान रखेंगे। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। भद्रा नेशनल पार्क कर्नाटक में। दांदेली अभ्यारण्य भी कर्नाटक में। सर्वाधिक सोना का उत्पादन, सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। और लोकनृत्य कौन सा है? यक्षगान है। और कुचिकल जो झरना है वो भी कर्नाटक में स्थित है। कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा जल जनित रोग है? तो देखिए, डायरिया हो गया, ये जल जनित रोग है। कौन सा? डायरिया हो गया, जल जनित रोग है। हैजा भी कैसा रोग है? जल जनित रोग है। उसके बाद पेचिस भी कैसा रोग है? वो जल जनित रोग है। टाइफाइड भी हो गया, कैसा रोग है? वो जल जनित रोग है। इतनी जल जनित रोग है। और डायरिया के बारे में बात करें, इसमें आपसे पूछे कि डायरिया में कौन सा रोग प्रभावित होता है? प्रभावित अंग कौन सा होता है डायरिया में? तो आंतें इसमें प्रभावित हो जाती है। क्या? आंत प्रभावित होती जाती है। अब जबकि हैजा की बात करें एंड टीबी की बात करें, हैजा और टीबी के जीवाणु की आपसे पूछे कि खोज किसने की थी? हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने किया था? हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच। कौन? रॉबर्ट कोच ने इसकी जीवाणु की खोज की थी। और वो जो हैजा और टीबी है, ये आपसे पूछे कि कैसे फैलता है? हैजा और टीबी कैसा फैलता है? तो ये घरेलू मक्खी से फैलता है। किसे? घरेलू मक्खी से फैलता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं टाइफाइड में आपसे पूछ ले कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन सा जल जनित रोग है? तो डायरिया हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, टाइफाइड, ये सभी दूषित जल से होता है। और डायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें आंत प्रभावित होता है। जबकि टाइफाइड में पूछे तो इसमें भी आंत प्रभावित हो गई। हैजा और टीबी
के जीवाणु की खोज किसने की, ये पूछा जाता है। तो इनके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और हैजा और जीवाणु किसकी वजह से फैलता है, तो घरेलू मक्खी की वजह से फैलता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। अब इसकी रिपोर्ट आती है, तो और इसमें बताया जाता है कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सबसे कम वन किस राज्य में है। तो ये रिपोर्ट पूछा जाता है एग्जाम में। और मध्य प्रदेश यहाँ पे पूछा गया है, पहले प्रश्न पूछा जा चुका है वन से। तो सर्वाधिक वन कहाँ पे है, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वन किस राज्य में है, कम वन, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे हरियाणा राज्य में सबसे कम वन है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पे, प्रतिशत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, प्रतिशत में सर्वाधिक, तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक है वो मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे, मिजोरम राज्य में। अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत में सबसे कम वन कहाँ पे है, तो इसका जवाब भी हो जाएगा हरियाणा राज्य में सबसे कम वन है। उसके बाद आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुई है, सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन वृद्धि हुई थी। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और बात करते हैं सर्वाधिक वन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है और सबसे कम वन हरियाणा में। अगर इसकी रिपोर्ट परसेंटेज में भी आती है कि आपसे पूछे कि परसेंटेज में सर्वाधिक वन किस राज्य में, तो मिजोरम हो जाएगा इसका जवाब। अगर आपसे पूछे परसेंटेज में कम वन किस राज्य में, हरियाणा में। और सर्वाधिक वन वृद्धि में सबसे परसेंटेज वृद्धि किस राज्य में सबसे अधिक हुई, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसमें वन की वृद्धि सबसे अधिक हुई है। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो एक गिलास पानी से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि एक गिलास पानी में ऊर्जा होती ही नहीं है। और वहीं स्टैटिक प्रश्न कुछ मतलब पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि खाद्य ऊर्जा की माप किसमें करते हैं, खाद्य ऊर्जा की माप किसमें करते हैं, तो इसकी जो माप है वो कैलोरी में होता है। किसमें, कैलोरी में होता है। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर कितनी जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर ये होता है 2.4 जूल। कितना होता है, 4.2 जूल, सॉरी। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि कैलोरी कैसी ऊर्जा है, मतलब कैलोरी ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। कैलोरी एक अदिश राशि है, ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, ये भी बताइए। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो 1 किलो कैलोरी होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है, मतलब बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलती है कि मतलब कैलोरी में पानी पीने से। और वहीं पे पूछे कि जो खाद्य जो वस्तुएं होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें ऊर्जा की माप किसमें की जाती है, कैलोरी में की जाती है। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होता है। अगर आप पूछे 1 जूल बराबर कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है 1 किलो कैलोरी होती है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। काली व तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय, उसे क्या कहते हैं, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या, नेपाल हिमालय कहते हैं। और नदियों को जो हिमालय का नदियों के आधार पे जो विभाजन है वहाँ का ये प्रश्न है। और हिमालय का नदियों के आधार पे विभाजन से भी प्रश्न पूछा जाता है। और शुरू से देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि सिंधु एंड सतलज नदी के बीच की जो हिमालय है उसके क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कश्मीर हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, इसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं सतलज नदी और फिर काली नदी के बीच में, सतलज एंड काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो इसके बीच के जो हिमालय है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो काली और फिर तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर तीस्ता नदी
आप लोग ध्यान रखेंगे तीस्ता नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की जो हिमालय है उसे कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। काली और तीस्ता नदी के बीच की जो हिमालय उसे नेपाल हिमालय कहते हैं, और सिंधु और सतलज नदी के बीच की जो हिमालय उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, और फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है उसे असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे असम हिमालय। और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1951 को कहते हैं जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। अगर आपसे पूछे कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1921 को कहते हैं जनगणना का महाविभाजक वर्ष। और अगर आपसे पूछे कि जाति आधारित जनगणना कब हुई थी पहली बार भारत में, जाति आधारित जनगणना कब हुई थी भारत में, तो पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। और बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि जनगणना की बात करें, अगर आपसे पूछे कि पहली जनगणना कब हुई थी, पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। कब? 1872 में, और मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में? मेयो के समय में। अगर आपसे पूछे कि भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत है वो 1881 में और रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में? रिपन के। तो यहाँ से प्रश्न आपसे अगर जनगणना से पूछेगा तो आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1951 को। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं। जाति आधारित जो जनगणना भारत में पहली बार 1931 में हुई थी, और पहली बार शुरू में जनगणना 1872 में मेयो के समय में, और नियमित जनगणना की भारत में शुरुआत होगी 1881 से रिपन के समय में हो गई। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो भूमध्य रेखा पे होती है, भूमध्य रेखा पे, और इसे ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो अब बात करते हैं कि दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी होती कितनी है, दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, तो ये विषुवत रेखा पे होती है, जो कि कितने होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गोरे, गोरो नहीं, गोरेनो। इसे क्या कहा जाता है? इसे गोरे कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न हम बताएंगे कि वो देशांतरों की संख्या कितनी है भारत में, देशांतरों, विश्व में देशांतरों की संख्या कितनी है, कुल 360 देशांतर हैं। और दो देशांतरों के बीच में, यहाँ पे ध्यान देंगे, दो देशांतर के बीच में समय का अंतर कितना होता है, दो देशांतरों के बीच में समय का अंतर कितना होता है, तो ये 4 मिनट का होता है। कितने? 4 मिनट का दो देशांतरों के बीच में समय का अंतर होता है। अगर आपसे पूछे कि दो अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होती है, दो अक्षांश के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है। और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी जो है भूमध्य रेखा या फिर इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इस पे होती है। और दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। कितना? 111.32 किलोमीटर। इसे क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। ठीक। और दो देशांतरों के बीच में संख्या कितनी होती है? 360 होती है। दो देशांतर की मतलब देशांतरों की संख्या 360 होती है। दो देशांतरों के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है, जो दो देशांतरों के बीच में समय का अंतर है वो 4 मिनट होता है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर है, और इसे क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। 1857 क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति। इसमें पूछा जाता है कि विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का
कारण क्या था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि विद्रोह का कारण चर्बी वाले कारतूस थे। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि चर्बी वाले कारतूसों के कारण यहाँ पे विद्रोह हुआ था, क्योंकि वो राइफल में चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करते थे और उसे दांत से निकाल करके फेंकना था, तो लोगों ने विरोध कर दिया। और 1857 की क्रांति में अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था, सर्वप्रथम अपना बलिदान किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। इसके बाद जो 1857 की क्रांति है वो और ज़्यादा भड़क गई थी। तो 8 अप्रैल 1957 को इन्हें फांसी दी गई थी। और उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पूछा जाता है। उस समय कैनिंग का समय था। किसका? कैनिंग का। 1857 में कैनिंग का समय था। तो ये आप लोग ध्यान। और 1857 की क्रांति का आपसे पूछे कि प्रतीक क्या है, तो इसका जो प्रतीक था वो कमल एंड रोटी था। कि क्या था? कमल एंड रोटी। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। तो देख लेते हैं 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। विद्रोह का कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस जो कि राइफलों में प्रयोग किए जाते थे, उससे दांत से निकालने से लोगों ने मना कर दिया। और सर्वप्रथम जो बात करते हैं बलिदान किसने दिया? अपना मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को अपना बलिदान दिया। और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? कैनिंग थे। और बात करते हैं प्रतीक 1857 की क्रांति की क्या थी? कमल एंड रोटी थी। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था को, वो तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। किसको? तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। और बात करते हैं, और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से प्रश्न पूछा जाता है, ये देख लेते हैं। अगर आज से पूछे कि अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था को अगर आपसे पूछे कि तीसरा क्षेत्र, जो कि ये प्रश्न है हमारा, वो पूछ लेता है किसे कहते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेट में हर सेट में प्रश्न देखने को मिला है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो पहला क्षेत्र है उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्यों कृषि क्षेत्र कहते हैं? क्योंकि इसके सभी जो चीज़ें उत्पादन होता है वो कृषि में होता है। जैसे खनन हो गया, खनन यहाँ पे अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आ जाएगा। खनन अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में। वन हो गया, ये अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आएगा। पशुपालन हो गया, ये अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे। और अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है उसमें उसे निर्माण क्षेत्र कहते हैं। क्यों निर्माण क्षेत्र कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं को बनाया जाता है। जो भी प्राथमिक क्षेत्र से जितनी भी वस्तुएं आती हैं उसका निर्माण करके उसे किस क्षेत्र में रखा जाता है, उसे दूसरे क्षेत्र में रखा जाता है, जिसका नाम है निर्माण क्षेत्र। जैसे हस्तशिल्प हो गया, हस्तशिल्प में जितनी चीज़ें बनती हैं वो अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में आते हैं। ठीक। और उद्योगों में जितनी चीज़ें बनती हैं वो भी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में आता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। और ये पेट में पूछा गया था, ये यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र से भी यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न, मतलब यूपी पेट में पूछा जा चुका है। ठीक। और बात करते हैं सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे परिवहन हो गया आपका, ये सेवा क्षेत्र है। संचार हो गया, ये सेवा क्षेत्र है। और टेलीकॉम या फिर बैंक हो गया, ये सभी क्या है? सेवा क्षेत्र में आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को। पहला क्षेत्र क्या है? जैसे इसे कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सभी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आता है। जैसे खनन हो गया, वन हो गया, और फिर पशुपालन, ये सभी अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र में आएगा। दूसरा क्षेत्र क्या है? निर्माण क्षेत्र। जैसे हस्तशिल्प में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसे निर्माण क्षेत्र में रखा जाता है। उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जितनी चीज़ें बनते हैं वो निर्माण क्षेत्र में आता है। बात करते हैं अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र का, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, और फिर बैंक हो गया, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक, यहाँ पे देखिए भारत का बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई बैंक। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक मतलब छोटे बैंक को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? लोन देता है या फिर उधार देता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रेपो रेट। ओके, एक मिनट, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेपो रेट। अब बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। तो जो रेपो रेट होता है वो अल्पकालिक होता है। क्या होता है? ये अल्पकालिक होता है। ठीक, ये एक अंतर आप लोग याद रखेंगे। रेपो रेट अल्पकालिक होता है और वर्तमान समय जो रेपो रेट है वो 15.15% है। 15.15% है। अगर आपसे पूछे कि रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, जो कि ये पेट में UPSSC पेट में पूछा गया प्रश्न, यूपी पेट में पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। तो देखिए, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जब छोटा बैंक उधार देता है किसे? जब छोटा बैंक उधार देता है किसे? बड़े बैंक को, यानी कि RBI को उधार देता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे देखिए, रिवर्स मतलब ही उल्टा, तो रिवर्स का मतलब जब छोटा बैंक बड़े बैंक को उधार देता है तब उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वर्तमान समय कितना परसेंट है? 4.9% है। कितना? 4.9% है, ये भी पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि बैंक रेट किसे कहते हैं, बैंक रेट, तो यहाँ पे देखिए, इसमें बड़ा बैंक क्या करेगा? बड़का बैंक जो है RBI जब उधार देता है, किसे उधार देता है? छोटे बैंक को। और ये कैसा RBI, ये कैसा रेट है? तो ये देखिए, ये दीर्घकालिक रेट होता है। कैसा? दीर्घकालिक रेट होता है। और वर्तमान समय जो है बैंक रेट कितना है? वो है 5.4%। कितना? 5.4%। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट किसे कहते हैं, तो रेपो रेट में बड़का बैंक जो है वो छोटे वाले बैंक को उधार देगा। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जब छोटा वाला बैंक बड़ा वाले बैंक को उधार देता है तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट 4.9% प्रेजेंट टाइम में है और रेपो रेट जो है वो 15.15% है। बैंक रेट किसे कहते हैं? इसमें भी क्या होता है? बड़ा बैंक जो छोटे बैंक को उधार देता है और ये दीर्घकालिक होता है, यानी कि लंबे समय तक दिया जाता है, और ये 15.4% है वर्तमान समय। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। अगर वहीं आपसे पूछे कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है। किसका? तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है। और टांका, जिसको क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ये किसका मिश्रण होता है? ये मिश्रण होता है तांबा और टीन का। किसका? तांबा एंड टीन का मिश्रण होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील। ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसमें 3 चीज़, लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलके ये बनता है। क्या बनता है? लोहा, निकेल एंड क्रोमियम को मिला करके, क्या बनता है? ये बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। और जर्मन सिल्वर की बात करें, ये क्या मिला के बनता है? यहाँ पे तांबा जस्ता टीन मिला के बनता है। तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल मिला के बनता है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। किसका? तांबा और टीन का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। टांका या फिर सोल्डर धातु किसका है? ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सॉरी, यहाँ पे ये होगा सीसा और टीन का मिश्रण होता है, या फिर लेड या फिर सीसा और लेड का मिश्रण होता है। सीसा और टीन का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल और क्रोमियम, जबकि जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है राष्ट्रीय वर्ष की जो गणना है, मतलब राष्ट्रीय आय की गणना का वो आधार वर्ष, इस पे आधार मान करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और राष्ट्रीय आय की आपसे पूछे कि गणना कौन करता है, तो जो कि यही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय का गणना। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, CSO इसका हाफ फॉर्म है और फुल फॉर्म ये है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है,
तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि CSO का स्थापना कब हुआ था, तो जो इसकी स्थापना वो 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। और राष्ट्रीय आय की बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने निकाला था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय निकालने वाले दादा भाई नौरोजी थे। कौन निकाले थे? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का निकाला था। और राष्ट्रीय आय में जो है वो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से होता है, ये भी एक पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर से होता है। ये अर्थव्यवस्था के तीसरे सेक्टर से होता है, तीसरे क्षेत्र से होता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। और राष्ट्रीय आय का जो गणना करने वाली संस्था है वो क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? भारत की राष्ट्रीय आय का गणना करता है, और जिसे CSO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, स्थापना 1951 में हुई थी। सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन है दादा भाई नौरोजी ने किया था। सर्वाधिक योगदान जो है अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र से है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम और गहरी झील का नाम बताइए। तो विश्व का जो सबसे प्राचीनतम और गहरी झील का नाम है बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ पे स्थित है? ये रूस में स्थित है। और रूस में कहाँ पे? दरार घाटी में स्थित है। किस घाटी में? दरार घाटी, रूस में ये स्थित है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी, W फॉर वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्व, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। कौन सा? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर, इसके बारे में UPSSC पेट में पूछा गया प्रश्न है। UPSSC पेट में पहले पूछा जा चुका है। कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछेगा कि टीटीकाका झील कहाँ पे, टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है, तो ये झील है पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे। पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे है टीटीकाका झील। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं बात करते हैं बालकस झील। आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है। बालकस झील आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान में स्थित है। और ये खारे पानी की झील है। किसकी? खारे पानी की झील। तो इतनी चीज़ें तो आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे प्राचीनतम सबसे गहरी झील का नाम बैकाल झील, रूस में है, दरार घाटी में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। टीटीकाका झील कहाँ पे? पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे। और किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। बालकस झील कहाँ पे? कजाकिस्तान में। और ये खारे पानी का झील है। किस पानी का? खारे पानी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों की मदद के लिए, गरीब परिवारों की मदद के लिए क्या की गई थी? अंत्योदय कार्यक्रम शुरू की गई थी। ठीक। और आपसे पूछेगी कि अंत्योदय कार्यक्रम जो है, अंत्योदय कार्यक्रम ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से शुरू हुआ था। अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो राजस्थान से। और लागू कब हुआ था अंत्योदय कार्यक्रम? ये 25 दिसंबर सन 2000 से लागू हुआ था। कब? 25 दिसंबर सन 2000 से लागू हुआ था। और कुछ और हमारे पास कार्यक्रम है। जैसे आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया जो पहला वो कब शुरू हुआ था? वो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। और मेक इन इंडिया का आपसे पूछेगा कि लोगो क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो शेर है। ठीक। और अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ ये कब शुरू हुआ था? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 22 जनवरी 2015। कब? 22 जनवरी 2015।
तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, गरीब परिवारों की मदद या फिर गरीबों की मदद के लिए अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये राजस्थान से शुरू किया गया था। कहाँ पे, राजस्थान से। और बात करते हैं ये लागू कब हुआ था, अंत्योदय कार्यक्रम लागू जो 25 दिसंबर सन 2000 को लागू होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, शेर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम वो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कौन सा एक मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में, विश्व जियोग्राफी से प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न। कालाहारी मरुस्थल वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कि कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। और कालीहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम, कौन सा जनजाति है, बुशमैन जनजाति इसमें पाई जाती है। कौन सी, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और वहीं आपसे पूछे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं सहारा मरुस्थल जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और ये पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और सहारा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति इसमें पाई जाती है। और सहारा जो मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। वहीं आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल आपसे पूछ ले कहाँ पे है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, तो ये गोबी मरुस्थल ये है आपका मंगोलिया में। कहाँ पे, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। तो इसका रिवीजन करेंगे, कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है, अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। और वे विश्व की सबसे बड़ी जनजाति मरुस्थल है और यहाँ पे बद्दू जनजाति पाई जाती है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और गोबी मरुस्थल कहाँ पे पाई जाती है, मंगोलिया में। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। ठीक, धन्यवाद।